तो मार्केट में जिस तरीके का फॉल हमने देखा है उसमें निफ्टी स्मॉल कैप का एक फिनटेक स्टॉक है जो कि काफी चीपर वैल्यू पर आ चुका है। मैं नाम लूंगा इन्फीबीम का, जो कि 17 रुपए 77 पैसे के आसपास का यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एंड वहीं 3 महीने की बात करें तो यहाँ पर -37% का नेगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर को पहुंचा रहा है। वहीं निफ्टी अगर आप देखें इंडेक्स के कंपेरिजन यहाँ पर ज्यादा अंडर परफॉर्म करके दिखा है। इंडेक्स ने यहाँ पर -9.63% का नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन ये तो मैं सिर्फ निफ्टी से कंपेयर करके दिखा रहा था। एक्चुअल बेसिस पर अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स से देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोस्टली यहां पर 30% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। उसके कंपैरिजन जितना इंडेक्स अंडर परफॉर्म किया है 3 महीने में, उतना ही इन्फीबीम स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करके दिखाया, राइट। तो यहां पर अगर हम निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा, बट स्मॉल कैप इंडेक्स से करें तो ज्यादा समझ में आए। जितना स्मॉल कैप टूटा है उतना ही ये टूटा है, उससे ज्यादा ही अगर देखा जाए तो टूट गया है। इस स्टॉक का हाई था 40 रुपए के अराउंड एंड वहां से टूट कर अभी ये ट्रेड कर रहा है 17 रुपए 80 पैसे पर आज के भाव। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस हो चुका है। -50% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न अगर आप देखें ऊपरी ओर से हमें दे रहा है। एंड इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो लगाता है ऑलमोस्ट 47 के अराउंड, जो कि यहां पर है 2018 के आसपास। 2018 का हाईज के आसपास ये जा रहा था एंड वहीं से यहां पर करेक्शन दिखाना स्टार्ट किया है। ऑल टाइम हाई अभी तक यहां पर क्रॉस नहीं हुआ। इतनी बड़ी गिरावट यहां पर इन्फीबीम के अंदर, यहां पर अगर आप देखें 2018 में देखने को मिली थी। कुछ ही हफ्तों में, ये वीकली चार्ट है, कुछ ही हफ्तों में ये स्टॉक है ऑलमोस्ट 47-48 से सीधा रह गया था 9 रुपए के आसपास का। ये यहां पर इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो क्या ये गिरावट जो आई है वो बिल्कुल सही गिरावट थी या फिर यहां पर जो है ज्यादा ही कुछ गिरावट हो गई है वे मतलब की? तो यहां पर समझते हैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी से, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि नेट प्रॉफिट में ज्यादा कुछ ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही थी। हालांकि आप सेल्स में देखेंगे तो लगातार यहां पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, बट जो आपका स्टॉक का वैल्यू बनाता है वो है प्रॉफिट, जो है आपका अर्निंग पर शेयर। अब जब तक अर्निंग पर शेयर नहीं इंचअप होगा तब तक आपका वैल्यू नहीं बनेगा। आपका स्टॉक चल जाएगा एंड वहां पर टॉप बना देगा वो, अगर अर्निंग पर शेयर का सपोर्ट नहीं होगा, यानी कि अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है, वो टॉप बना देगा एंड वो कितना भी टूट सकता है। तो जाहिर सी बात है जो गिरावट आई है वो कुछ ठीक ठाक ही हुई है, वैल्यू करेक्शन हुई है, तो एक अच्छी बात यहाँ पर महसूस हो रही है। बट जो टॉप पर लिए हुए 40 या 35 रुपए का, उसके लिए ये कहना आसान नहीं है, ये बात तो सही है। तो यहां पर सीधी सी बात है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कुछ वजह चाहिए कि आप इस स्टॉक के अंदर निवेश क्यों कर रखे हैं, आपके पास लॉजिक क्या है, तो वो आपने यहां पर सोच समझ कर किया ही होगा। लेकिन मैं बताता हूं इनके पास है क्या, वो हम एक्विजिशन में जाकर देखेंगे कि इनके पास है क्या एक्चुअल में, जिसकी वजह से हम इन्फीबीम को पसंद कर सकते हैं। फिलहाल फाइनेंशियल इंडिकेटर देखें तो 21.75 का पी रेशियो पर ये आ पहुंचा है, जबकि इतना सीवियर करेक्शन यहां पर देखने को मिला है। 50% से ज्यादा स्टॉक टूट चुका है, तब यहां पर जो है ये बात। तो अभी यहां पर जो है हमें 21.75 का पी रेशियो देखने को मिला है। बुक वैल्यू से समझते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पी अभी फिनटेक का निकल कर नहीं आया। आप जगह जगह देखेंगे तो फिनटेक का यहाँ पर जो है दिखाई नहीं दे रहा है। आप आईटी में चले जाएंगे तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, बट हाँ थोड़ा सा आईटी का भी कॉम्बो है, ऐसा नहीं है कि आईटी का कॉम्बो नहीं, आईटी का कॉम्बो है, लेकिन फिनटेक आईटी आप कह सकते हैं। 1.34 टाइम पर यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं, अपने बुक वैल्यू के आसपास ही यहां पर जो है घूम रहा है। एंड आज की डेट में जो मार्केट कैप है वो 4,920 करोड़, यानी कि 5,000 करोड़ का जो एक लाइन थी वो उसने ब्रीच कर दी, वो उसके नीचे चला गया। ठीक है भाई, समझ में आता है। पर अगर आप देखेंगे एफआईएस होल्डिंग, तो ये इतना भयंकर हमारे सामने सेलिंग देखने को मिली है इस मार्केट के अंदर। जगह जगह शेयर होल्डिंग पैटर्न बस यही कह रहे हैं कि एफआईएस यहां पर घटे। बट अगर आप देखेंगे दिसंबर का जो पैटर्न है उस हिसाब से, Q3 के पैटर्न के हिसाब से, कहीं भी इस स्टॉक से एफआईएस बाहर नहीं निकले। वो अलग बात है कि भैया Q4 का पैटर्न आया तो उसमें एफआईएस टूटते हुए नजर आए, जबकि Q3 में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। 7.17% का होल्डिंग यहां पर पहुंच गई है एफआईएस की 6.80 के अगेंस्ट। तो ये हमें देखने को मिला है। बाकी डोमेस्टिक फंड्स जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, यहां पर उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा देखने को मिलती है 9.56 करोड़। बाकी तो नाम के हैं, कुछ यहां पर है नहीं उनका, तो ये बात है। बट मोतीलाल का ये स्कीम जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है इस स्टॉक के अंदर। हालांकि रकम इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 9 करोड़ रुपए कुछ छौंका भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन खैर म्यूचुअल फंड्स हैं इसके अंदर, ये एक समझ में आता है। शायद आगे कुछ ग्रोथ पैरामीटर्स से देखने को मिले इसके अंदर, तो ये म्यूचुअल फंड वाले भी इंटरेस्ट लें, शायद एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिले आगे चलकर। पर वो ग्रोथ फैक्टर्स वो कहाँ से कंपनी लेकर आएगी,
ये सबसे बड़ी बात। अब इनके पास एक्विजिशन तो बहुत है, वैसे आप जानते ही होंगे कि इनका जो ब्रांड है सीसी एवेन्यू, वो यहाँ पर क्या करता है, पेमेंट गेटवे का वर्क है इनका। काफी यहाँ पर जो है नामी पेमेंट गेटवे है सीसी एवेन्यू। आपको जगह जगह जब ट्रांजेक्शन आप करते हैं ऑनलाइन, कार्ड से पेमेंट करनी हो या यूपीआई से करनी हो, तो वो सीसी एवेन्यू के थ्रू हो जाती है, आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं भी अगर आपको देखने को मिले, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, जो GoDaddy है, अगर आप वहाँ पर डोमेन बाय करेंगे तो सीसी एवेन्यू का पेमेंट गेटवे आता है, तो वहाँ पर नाम लिख के आएगा सीसी एवेन्यू। खैर ये आप समझ जाइएगा कि पेमेंट गेटवे का काम जो है वो काफ़ी बड़ा है, ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन, एंड वहाँ पर इनका नाम जो है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन रिसेंटली अगस्त 2024 में इन्होंने एक एक्विजिशन किया था Rediff.com का, 50 करोड़ रुपए चुकाए थे, जो कि आपको याद हो। 50 करोड़ में पूरा Rediff को यहाँ पर खरीद लिया था, जो कि सबसे बेहतरीन एक्विजिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। बस शर्त ये है क्योंकि Rediff को लोग भूल चुके हैं, हालांकि थोड़ा बहुत नाम याद है, लेकिन इस कंपनी को एक्वायर किया तो आपको जो है इंटरनेट बेस्ड सारी चीजें मिल गई। Rediff मेल, Rediff न्यूज, Rediff मनी, Rediff, मतलब पूरा एक आप कह सकते हैं इकोसिस्टम इन्होंने एक्वायर कर लिया। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं जिस तरीके सोशल मीडिया यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इनके पास सब कुछ आ गया। आगे इस कंपनी करती क्या है इस एक्विजिशन के बाद, क्या Rediff को दोबारा सही तरीके से बनाती है? अगर बनाती है तो यहाँ पर एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला बात यहाँ पर आ जाती है, बट वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अगस्त 2024 में आपने बाय किया, कितना आपने बदला, कितना आपने यहाँ पर जो है चेंजेस करे हैं Rediff के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन आपने कर लिया, ठीक है, सही रकम भी चुका दी, 50 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो कंपनी जो है वो ठप पड़ चुकी है। अब आपको कैसे चलाना है इसको, कहां से रेवेन्यू बनाना है, कैसे यहाँ पर काम करना है, किस तरीके से आपको जो है टक्कर देनी है बाकी जिस तरीके से Rediff मनी है, तो आप उससे क्या करना चाह रहे हैं, Rediff न्यूज है उससे आप क्या करना चाह रहे हो। एक ग्रोथ का एक आसार तो आपको मिल गया, लेकिन क्या आप ये चला पा रहे हैं? अगर चला पाते तो ये तो बिग एक सिनेरियो बन जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्वायर कर लिया नाम के लिए, तो फिर वो बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन चीज बहुत बड़ी है, Rediff.com काफी बड़ा यहाँ पर नाम था एक टाइम पहले, एंड कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया तो ये पीछे हो गए थे। एंड लास्ट तो करेक्शन काफी ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, पूरे मार्केट में ही करेक्शन चल रहा है, 60% यहाँ पर स्टॉक डिप कहा गया। क्या कर सकते हैं भाई। अब अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी जो तेजी बनी थी जिस लेवल से, यानी कि 20 रुपए 21 रुपए के आसपास से, वो पूरा गायब हो चुका है। इन्वेस्टर ने जो कमाया वो गवा दिया है, और कई सारे लॉसेस में आ चुके हैं। यहां पर एक रेंज में ये स्टॉक रहा था ऑलमोस्ट 13 रुपए एंड ऊपरी ओर 16 रुपए, एक रेंज चली थी यहां पर 2022 मिड से ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से 2023 ऑलमोस्ट लास्ट तक, एंड उसके बाद यहां पर तेजी आई थी 40 रुपए तक की। अब हम वापस उधरी की तरफ आ रहे हैं, बट एक ट्रेंड लाइन है जो कि यहां पर चल रही है 2020 से, अगर आप देखेंगे उसका यहां पर जगह आ चुकी है, जो कि आपका यहां पर जो है 16 रुपये 35 पैसे के अराउंड पड़ती है। स्टॉक काम कर रहा है 17 रुपए 76 पैसे, 17 रुपए 80 पैसे। क्या यहां पर गिरावट रुकेगी? ये बहुत बड़ी बात है। अगर गिरावट रुकती है तो शायद एक यहां पर जो है बेस बन जाए शायद, तो यहां पर इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के अंदर 15 से 16 रुपए का रेंज। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि क्या यहां से घूम रहा है, क्योंकि वही रेंज यहां पर भी आ चुकी है, वही ट्रेंड लाइन के आसपास आप आ चुके हो। दोनों चीजें एक साथ देखने को मिल रही है। डेटा कई सालों का है तो इससे हमें समझ में आ रहा है तो क्या होने वाला है। लेकिन क्या एक बाई के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? भाई जिस तरीके का मार्केट है ना, आप किसी पर भी ये नहीं कह सकते कि एक बाई का अच्छा ऑप्शन है। आप आज बाई किए, 2 दिन सही रहा, तीसरे दिन यहाँ पर मार्केट टूटा बुरी तरीके से, मिड कैप स्मॉल कैप एंड ये भी टूट जाएंगे। तो आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। बस आप ये देख सकते हैं कि करेक्शन कितना हो गया। अच्छा 60% का करेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन हो गया इसके अंदर, या 60 से ज्यादा का हो गया होगा अगर आप ऊपरी ओर से देखेंगे तो यहां पर ना ऑलमोस्ट यही समझ में आ रहा है कि बस करेक्शन देखो, करेक्शन के हिसाब से ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस हिसाब से यहां पर बाई करके छोड़ दो। यही आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या टारगेट रहेंगे या वो रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट के अंदर। अभी मार्केट का मूड माहौल बहुत खराब है। बस यही कर सकते हैं कि एक अच्छे स्टॉक को पिक किया, ठीक है, इनके पास कुछ है, लॉजिक लग रहा है, ठीक है, बाई करके छोड़ दिया। बाकी समझ जाएगा मार्केट तो ये भी समझ जाएंगे।
अब उसमें वही होता है ना कि चलो ठीक है, एक 15 से 16 रुपए की रेंज इंपॉर्टेंट है, आपने 16 पर बाई कर लिया, पता चला कि भाई एक महीने बाद वो 14 रुपए पे दिखाई दे रहा है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये यही मार्केट है। लेकिन ये एक राइट वैल्यू पर अगर बाई करने के लिए मिल जाए ना, तो ज़्यादा सुकून वाली चीज़ है कि चलो ठीक है, एक महीने हाल ख़राब चला, नेक्स्ट मंथ रिकवरी आई मार्केट के अंदर, ये भी रिकवर हो गए, ठीक है ना। तो ये बात रहती है। इस समय सिर्फ और सिर्फ अच्छे ऑप्शन तलाशो एंड बाय करके छोड़ दो, इससे ज़्यादा हाथ में इन्वेस्टर्स के कुछ है ही नहीं। ये तो नए खरीदारों के लिए विन विन सिचुएशन वाली है बात। सोचिए, पुराना जो निवेशक जिसने 35 रुपए या 39 रुपए या 32 रुपये पर इन्वेस्ट कर रखा है, उसके सामने 17 रुपए 80 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है, उसके हाल क्या होंगे। तो ये बात है, इस समय बस आपको यही है, मूल मंत्र तो यही है कि बस अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं गिरावट पर। गिरावट कितनी है ये देखो, अच्छा 50-60% हो चुकी है। उसके बाद उसके फंडामेंटल देखो कि हाँ ठीक है, कंपनी का काम ठीक है, आगे के लिए यहाँ पर सही लग रहा है, बस बाय करके छोड़ दिया, पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। तो बस इतने ही आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हाथ में है ही नहीं इस वक्त। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।